नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 2023 के लिए अति संभावित करंट अफेयर्स के क्रम में आज हम लोग तकनीक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और आज सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में। यहाँ से आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो ये उत्तर हो जाएगा देवस्थल में। देवस्थल कहाँ है? देवस्थल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित है। और यहाँ पर खास बात ये याद रखिएगा कि देवस्थल में ही एक संस्थान है जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज अर्थात एरीज। तो इसी एरीज के परिसर में इस इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। आपको बस केवल इतना याद रखना है इस टॉपिक से कि स्थापना कहाँ पर की गई है, और ये एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। बस इतना याद रखना इस टॉपिक से। बात देखिए उत्तराखंड की हुई है, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी स्टैटिक फैक्ट एंड फिगर भी देख लीजिए। उत्तराखंड के इस साइड यानी पूरब में नेपाल देश अवस्थित है। उत्तर पूरब में आप कह सकते हैं ये तिब्बत का इलाका है, पूरा तिब्बत है। फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ जाता है और फिर ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ये डेट आपको याद रखनी है, 9 नवंबर 2000 की डेट याद रखनी है, कई बार पूछा गया है। इसी डेट को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड की सीमा हरियाणा के साथ नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में ये हिमाचल और उत्तर प्रदेश की सीमा आ जाती है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल की सीमा मिलती है, जिसकी वजह से हरियाणा की सीमा उत्तराखंड के साथ नहीं मिलती है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने बात करी ली कि इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी 2 राजधानियां हैं। एक राजधानी है देहरादून जो कि ठंडियों की राजधानी है, और एक राजधानी है, यहाँ पे भैरसेड़ लिखा हुआ है, भैरसेड़ नहीं है गैरसेड़ है, ये ध्यान रखिएगा, गैरसेड़ है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये गैरसेड़ जो है ये गर्मियों की राजधानी है और देहरादून जो है विंटर की राजधानी है। 2 चीज़ याद रखिए इसके बारे में। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ये भी उत्तराखंड में ही अवस्थित है। इसके साथ साथ ये याद रखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर अवस्थित है उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी ये कई बार पूछा गया है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। मैं इसके लिए आपको हिंट दे देता हूँ। ये 1930 का जो दशक था ना, 1930 का जो दशक था, उसी दशक में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इसकी स्थापना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसीलिए आपको इसके डेट याद रखना जरूरी है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। अपने दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के डिस्कशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। ये आया तो 2023 में है, लेकिन जो इस पे आंकड़े जो आधारित हैं वो 2022 के आंकड़ों पर आधारित है, इसीलिए इसे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ से देखिए आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जिसका नाम है IQ एयर, उसके द्वारा जारी किया जाता है और हर साल जारी किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा सबसे पहले। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में जो आधार बनाया गया है एयर क्वालिटी के लिए, वो PM 2.5 को आधार बनाया गया है। इसी के आधार पर कौन सा देश सबसे प्रदूषित है, कौन सा सबसे स्वच्छ है, इसकी गणना की गई है, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चनों पर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा 3 देशों का नाम, चाड, इराक और पाकिस्तान, ये दुनिया के सबसे प्रदूषित देश हैं। 3 देश, चाड, इराक और पाकिस्तान। चाड जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इराक जो है ये पश्चिम एशिया का है, और पाकिस्तान को तो आप ही देख रहे हैं कहाँ पर है। तो ये तीनों देश दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश हैं। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है। इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया का सबसे स्वच्छ देश है गुआम। गुआम याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे स्वच्छ देश है। बात अगर भारत की करें तो भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। क्वेश्चन इसमें रैंकिंग पूछी जाएगी, भारत की रैंकिंग क्या है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 8वीं है। ये दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं शहरों के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी शहर के बारे में। इसे मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, अब दिखेगा। अब बात कर लेते हैं दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, चाड की राजधानी अल जमेना, ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। एक क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी की अगर बात की जाए तो ये नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। तो इन 2 राजधानियों का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहीं पर बात कर लीजिए,
कि मध्य और दक्षिण एशिया के सबसे प्रदूषित शहरों की अगर बात करें तो 15 शहरों को अगर हम लें तो इन 15 शहरों में 12 शहर भारत के हैं। मध्य और दक्षिण एशिया की बात हो रही है। मध्य और दक्षिण एशिया के 15 शहरों की अगर बात करें तो इसमें 12 शहर भारत के हैं और 3 शहर पाकिस्तान के हैं। लेकिन यहाँ से आपको ये याद रखना है कि मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो लाहौर है। ये आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि लाहौर सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद अगर भारत की बात करें कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भिवाड़ी का स्थान आपको याद रखना है। भिवाड़ी राजस्थान में अवस्थित है। ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, या आप ये भी कह सकते हैं मध्य एशिया और एशिया का दूसरे नंबर का सबसे प्रदूषित शहर है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भिवाड़ी है। भिवाड़ी का नाम याद रखिएगा आप। यहाँ भी राजधानी की बात हुई थी और राजधानी दिल्ली जो है वो सबसे अधिक प्रदूषित शहर नहीं है। सबसे अधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी है भारत का, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इसके लिए आप याद रखिए तारकेश्वर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये क्वेश्चन भी इस रिपोर्ट से पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल का है, ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इसके बाद डिगबोई, अलादू और कटुपल्ली, ये 4 शहरों की लिस्ट है जो भारत के सबसे स्वच्छ शहर हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक स्टैटिक क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है कि WHO के हिसाब से स्वच्छता के लिए PM 2.5 की सांद्रता यानी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब स्थान में 5 माइक्रोग्राम PM 2.5 के पार्टिकल मौजूद हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब है ये स्वच्छ वायु है, आप इसमें आसानी से रह सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो आपके शहर हैं तारकेश्वर, डिगबोई, अलादू, कटुपल्ली, सभी में जो PM 2.5 की डेंसिटी है, सांद्रता है, वो 5 माइक्रोग्राम से कम है। यहाँ पे 0.9 है, यहाँ पे 1.4, यहाँ पे 2.7, यहाँ 2.8। तो ये सब आपको नहीं याद रखना, केवल ये आपको 5 याद रखना है कि WHO के हिसाब से जिस भी स्थान का PM 2.5 का संकेंद्रण 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होता है वो स्वच्छ शहर होता है। यही स्टैंडर्ड है हमारे स्वच्छता का। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर आप ध्यान रखिएगा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 से। देखिए ये रिपोर्ट जो स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी की जाती है, तो स्विट्जरलैंड के बारे में कुछ फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं जो कि आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यूरोप में आप जानते हैं यूरोप का एक प्रमुख देश है स्विट्जरलैंड। ये एक स्थलबद्ध देश है। आप ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि स्विट्जरलैंड स्थलबद्ध देश है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी का थोड़ा सा हमने ये एनलार्ज मैप यहाँ पर ले लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इससे आपको थोड़ी आसानी होगी। इसे मैं और भी एनलार्ज कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। अब देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड की राजधानी अवस्थित है, इसका नाम है बर्न। एक बात ये हो गया। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि स्विट्जरलैंड के पूरब में यहाँ पर ये जो आप देश देख रहे थे ना, लिechtenstein, ये भी एक स्थलबद्ध देश है। ये दुनिया का बहुत ही छोटा देश है और ये स्थलबद्ध देश है, एकदम स्विट्जरलैंड के पूरब में अवस्थित है। और ये देश ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे अवस्थित है। इन्हीं दोनों देशों से ये घिरा हुआ है लिechtenstein, इसका नाम आप याद रखिएगा। इसके साथ स्विट्जरलैंड के दक्षिण में इटली है, पश्चिम में फ्रांस है और अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में जर्मनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जो स्विट्जरलैंड को चारों ओर से घेरे हैं, इसीलिए स्विट्जरलैंड भी एक स्थलबद्ध देश है। इसके बाद यहाँ से संबंधित एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का, दक्षिणी जर्मनी का, उत्तरी इटली का, उसके बाद लिechtenstein का, ऑस्ट्रिया का, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आल्प्स पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसी तरह से पश्चिम से पूरब की दिशा में आल्प्स पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी आल्प्स पर्वत की श्रृंखला से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं। उन नदियों का नाम आपको याद रखना है। एक नदी यहाँ से निकलती है, इस नदी का नाम है रोन नदी। ये रोन नदी स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में सीमा निर्धारित करते हुए अंततः भूमध्य सागर में आके अपने जल को प्रवाहित कर देती है। ये जहाँ पे अपने जल को गिराती है इसे गल्फ ऑफ लायंस के नाम से जाना जाता है, लायंस की खाड़ी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लायंस की खाड़ी में रोन नदी अपने जल को गिराती है। ये रोन नदी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ROHNE, रोन नदी। और रोन नदी ही यहाँ पर लेक जिनेवा का निर्माण करती है, जिनेवा झील का निर्माण करती है। जिनेवा झील जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर अवस्थित है। जिनेवा झील का 60% हिस्सा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है और 40% हिस्सा लगभग फ्रांस में अवस्थित है। तो ये आप फैक्ट एक याद रखिएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों, इसी रोन नदी की घाटी में एक ठंडी हवा बहती है। इस ठंडी हवा का नाम है मिस्ट्रल। इस मिस्ट्रल हवा का नाम आप याद रखिएगा। ये स्थानीय पवन है, इसका नाम मिस्ट्रल है और ये ठंडी पवन है जो
आल्प्स की पहाड़ियों से उतरकर रोन नदी की घाटी में इस तरह से बहती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा रोन नदी के बारे में। यहाँ की दूसरी जो प्रमुख नदी है वो नदी है दोस्तों राइन नदी। राइन नदी भी आल्प्स पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है और निकलने के बाद सबसे पहले ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में सीमा निर्धारित करती है, सीमा बनाती है। उसके बाद ये जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाती है। फिर ये नदी फ्रांस और जर्मनी के बीच में भी सीमा बनाती है और इस तरह से सीमा बनाते हुए नीदरलैंड में पहुंच जाती है। नीदरलैंड में पहुंचकर यहाँ पर इसी नदी के ऊपर एम्स्टर्डम नामक एक बंदरगाह शहर अवस्थित है जो कि नीदरलैंड में है। तो एम्स्टर्डम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और राइन नदी फिर आके यहाँ पर ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। ये राइन नदी के बारे में इतने फैक्ट एंड फिगर आपको याद रखना है कि इसका भी उद्गम आल्प्स की पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ से एक और लोकल पवन है यानी स्थानीय पवन है, वो आप ध्यान रखिएगा। अभी हमने बताया यहाँ पर इस तरह से ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। तो इसी आल्प्स पर्वत श्रृंखला में मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, फिर आपको आसानी होगी। इस तरह से एक हवा बहती है, इस तरह से भूमध्य सागर से ये हवा बहती हुई आल्प्स पर्वत श्रृंखला के पास आती है और इस आल्प्स पर्वत श्रृंखला पर चढ़ने के बाद यहाँ पर पूरब की तरफ उतरती है ये हवा और उतरने के बाद ये हवा गर्म हवा बन जाती है और इस हवा का नाम है फोन हवा, FOHEN फोन। ये गर्म हवा है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है उसके उत्तर में बहती है और इसके उत्तर में जो मुख्य देश है वो है स्विट्जरलैंड। तो ये स्विट्जरलैंड में बहती है फोन हवा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ फोन हवा जर्मनी का जो दक्षिणी भाग है उसमें और फ्रांस का जो कुछ हिस्सा है वहाँ पर भी बहती है यह हवा। तो आप इस फोन को याद रखिएगा, ये गर्म स्थानीय पवन है। कहाँ बहती है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला के उत्तर में बहती है। यहीं पर एक फैक्ट ध्यान दीजिएगा कि जब कोई भी हवा पर्वत पर चढ़ती है तब वो ठंडी होती है चढ़ने के साथ साथ, और जब उतरती है उतरने के साथ साथ वो हवा गर्म होने लगती है। इसीलिए आपने यहाँ पर देखा जब ये जो फोन हवा है, फोन हवा जब भूमध्य सागर से चलना शुरू करती है तो ठंडी होती है। ये पहले यहाँ तक बारिश करती है इस पूरे इलाके में, और जब इस पर्वत के ऊपर ये चढ़ जाती है, उतरने लगती है हवा, तब ये गर्म होने लगती है और गर्म होकर इसका नाम हो जाता है फोन। फोन हवा, फोन स्थानीय पवन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो एक कुछ फैक्ट एंड फिगर थे स्विट्जरलैंड के बारे में। लगता है थोड़ा स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा हो गया, कोशिश करेंगे अब आगे से थोड़ा कम रहे। हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मेथनॉल मिश्रित ईंधन। मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बस का अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। तो आपको ये याद रखना है, केवल और केवल यही याद रखना है। यहाँ मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आप ये याद रखिएगा, बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। लेकिन यहाँ से दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मैं इसे थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ कि MD-15 बस क्या है। MD-15 का मतलब, आप ये MD-15 पर फोकस कीजिएगा। MD-15 का मतलब M से हो गया मिथाइल और D का मतलब हो गया डीजल। यानी डीजल में जब हम 15% की मिलावट कर देते हैं तो उस फ्यूल को कहा जाता है MD-15 फ्यूल। इन्हीं MD-15 फ्यूल का यूज कर बेंगलुरु में बस चलाई गई है और इन्हीं बसों को कहा जाता है MD-15 बस। तो आप ये याद रखिएगा कि MD-15 बस कहाँ चलाई गई है? तो बेंगलुरु में चलाई गई है और इसमें डीजल में 15% मेथनॉल मिलाकर ये बस चलाई गई हैं। इसके साथ ही साथ यहीं पर ही M100 ट्रक भी चलाए गए हैं। M100 ट्रक का मतलब क्या हो गया कि मिथाइल का यूज करके, 100% मिथाइल का यूज करके ट्रक चलाए गए हैं बेंगलुरु में ही। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं इस टॉपिक से, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। MD-15 अगर दे दिया तो लोग चक्कर में पड़ सकते हैं कि MD-15 बस क्या है। तो ये यही टॉपिक है, ध्यान रखिएगा कि मेथनॉल मिश्रित ईंधन का प्रयोग करके बेंगलुरु में कुछ बसें चलाई गई हैं, उन्हीं बसों को MD-15 बस कहा गया है। और MD-15 बस उन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें मेथनॉल और डीजल का मिक्सचर था, जिसमें 15% मेथनॉल मिलाया गया था डीजल में। तो ये आप याद रखिएगा। यहीं से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो परियोजना है, डीजल में मेथनॉल मिलाने की परियोजना है, तो ये नीति आयोग के द्वारा बहुत ही इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। तो इसीलिए ये परियोजना जो है नीति आयोग के द्वारा चलाई जा रही है। पूरे देश में नीति आयोग कोशिश कर रहा है कि डीजल के साथ मेथनॉल का मिक्सचर मिलाकर हम फ्यूल तैयार करें और उसे फिर यूज किया जाए अपने परिवहन के लिए। तो आप ये नीति आयोग याद रखिएगा, नीति आयोग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। इसके बाद दोस्तों देखिए, बेंगलुरु की बात हुई है यानी कर्नाटक की बात हुई, तो कर्नाटक से संबंधित आप 2-4 फैक्ट देख लीजिए। और इस फैक्ट में सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए, कर्नाटक में लौह अयस्क के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको आप देख लीजिए। उसे आप KBC से याद रखिएगा। 3-4 साइटें हैं यहाँ पर, 3-4 साइटों का नाम याद रखिएगा। के से आप याद रखिएगा कुदेरमुख,
बी से आप याद रखिएगा बेलारी, और सी से आप दो शहरों का नाम याद रखिएगा, एक चित्रदुर्ग और एक चिकमंगलूर। ये 4 साइटें हैं बेंगलुरु में जो आयरन ओर की खानें जहाँ पर अवस्थित हैं, जहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, कुदेरमुख दे देगा और उसके साथ साथ दे देगा ये किस चीज़ के लिए फेमस है। तो उसमें से बहुत चीज़ों के लिए फेमस है कुदेरमुख, उनमें से एक चीज़ के लिए जो है फेमस है वो है लौह अयस्क। तो आप ये ध्यान रखिएगा लौह अयस्क के यहाँ पे खाने हैं। तो ये 4 साइट आप याद रखिएगा लौह अयस्क की कर्नाटक में। उसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कर्नाटक में पदक्कल के मंदिर हैं। ये पदक्कल के मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन पदक्कल के मंदिरों को चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश के जरिए बनाया गया था। तो कर्नाटक से संबंधित ये कुछ फैक्ट फिगर याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। तो हमारा दूसरा टॉपिक है कि अभी हाल ही में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर का उद्घाटन किया गया है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कर्णपुरा में किया गया है। इसे भी मैं एनलार्ज कर देता हूँ, फिर अच्छी तरह से दिखेगा। हाँ, अब देखिए, तो आप ये ध्यान रखिएगा भारत के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कर्णपुरा में किया गया है। कर्णपुरा कहाँ है? ये झारखंड में अवस्थित है। कर्णपुरा की एक विशेषता है कि यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट में ही भारत के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया गया है। आपको केवल इतना याद रखना इस टॉपिक से बस, किसके द्वारा यूज किया गया है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस थर्मल पावर प्लांट यानी कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट से जो भी विद्युत बनेगा, बिजली का जो उत्पादन होगा, ये आपके 3-4 राज्यों को भेजा जाएगा, जिनमें से आपको झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन 4 राज्यों का नाम याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही बता दिया कि आपका जो कर्णपुरा विद्युत संयंत्र है, यहीं पर भारत के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया गया है। केवल ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। इसके साथ साथ एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये पुराना करंट अफेयर्स है कि NTPC जो था आपका, ये जो भारत में ताप ऊर्जा के जनरेशन के लिए जिम्मेदार है NTPC, तो NTPC ने 2021 में UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपको बस ध्यान रखना है। हमारा अगला टॉपिक है बैंडिकूट। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बैंडिकूट क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट है। इसका अनावरण केरल के सरकार के द्वारा किया गया है। तो आपको ये केरल सरकार याद रखना है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि केरल सरकार में एक जिला है गुरुवायूर। तो गुरुवायूर सीवरेज विकास परियोजना नाम से केरल एक विकास परियोजना चला रहा है। उसी परियोजना के तहत इस बैंडिकूट रोबोट का अनावरण किया गया है। आपको बस इतना याद रखना है। इसी के साथ केरल जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर मैन होल की सफाई के लिए रोबोटिक्स तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये फैक्ट आप एक याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ जो बैंडिकूट रोबोट है, इसका इस्तेमाल अभी भारत के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। केवल ये केरल में ही नहीं इसका यूज हो रहा है, मौके पे 17 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को मिलाकर 17 इकाइयां हैं भारत की, जहां पर इस बैंडिकूट रोबोट का यूज हो रहा है। लेकिन भारत में पहली बार इसका प्रयोग केरल सरकार के द्वारा किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे बैंडिकूट से संबंधित। इसके बाद बात कर लेते हैं विश्व की प्रथम सैंड बैटरी के बारे में। तो यहाँ से आपको केवल इतना याद रखना है कि विश्व की प्रथम सैंड बैटरी का जो स्थापना की गई है, किस देश के द्वारा इसकी स्थापना की गई है? तो फिनलैंड। आपको याद रखना है बस कि विश्व की प्रथम सैंड बैटरी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो फिनलैंड में की गई है। फिनलैंड में एक स्थान है ककानपा। इसे मैं लिख देता हूँ, शायद दिख ना रहा हो। एक मिनट, ककानपा ये है जगह, ये आप ध्यान रखिएगा। ककानपा फिनलैंड में है। और क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि यहाँ पर दुनिया की पहली सैंड बैटरी की स्थापना की गई है। बस इस टॉपिक से आपको केवल इतना याद रखना है। अब देखिए, बात हुई है फिनलैंड की, तो फिनलैंड से संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं जो आपके काम आएगा। सबसे पहले ये देखिए आप, ये यूरोप का मैप है। यूरोप के उत्तर में ये जो कलर्ड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये फिनलैंड है। फिनलैंड के पश्चिम में ये जो आप खाड़ी देख रहे हैं, इस खाड़ी को कहते हैं बोथनिया की खाड़ी। तो बोथनिया की खाड़ी आप याद रखिएगा कि कहाँ पर अवस्थित है। तो ये फिनलैंड के पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा बूथिया की खाड़ी भी एक है, बूथिया की खाड़ी। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बूथिया की खाड़ी और बोथनिया की खाड़ी ये दोनों अलग अलग हैं। आप कमेंट में करके बताइए कि ये बूथिया की खाड़ी कहाँ अवस्थित है ना।
तो आगे बात कर लेते हैं फिनलैंड के दक्षिण की। अगर बात करें यहाँ दक्षिण में फिनलैंड की खाड़ी अवस्थित है, पश्चिम में बोथनिया की खाड़ी अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये फिनलैंड के उत्तर में यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, लैप जनजाति, ये आप ध्यान रखिएगा। लैप्स जनजाति या लैप जनजाति यहाँ पर उत्तर में पाए जाते हैं फिनलैंड के। लैप्स जनजाति मूलतः ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं, ये रसिया का कोला प्रायद्वीप है, ये फिनलैंड हो गया, ये नॉर्वे हो गया और ये स्वीडन हो गया। तो इन सभी देशों में ये लैप्स जनजाति पाई जाती है, यहीं पे निवास करती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी पोर्शन का थोड़ा सा एनलार्ज मैप यहाँ पे हमने ले लिया है। ये इस मैप में आप यहाँ देख सकते हैं बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी है, इसके साथ साथ इसकी राजधानी हेलसिंकी एकदम दक्षिण में अवस्थित है फिनलैंड के। फिनलैंड की खाड़ी के मुहाने पर हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की राजधानी वो अवस्थित है। और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ लेक्स, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश को झीलों का देश कहा जाता है, तो ये फिनलैंड है। इसके लिए आप याद रखिए, देखिए फिनलैंड की स्पेलिंग में एल है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ FIN, एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ FINLAND फिनलैंड, तो इस एल से आप हमेशा लेक्स को अपने दिमाग में रखे रहिए। लेक, एल माने लेक, लेक माने झील। तो फिनलैंड को लेकों का देश कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में छोटी आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा झीलें अवस्थित हैं। दुनिया में सबसे अधिक झीलें आपके फिनलैंड में अवस्थित हैं, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कनाडा में सबसे अधिक झीलें नहीं हैं, सबसे अधिक झीलों का रिकॉर्ड फिनलैंड देश के पास है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं फिनलैंड के बारे में, आप याद रखिएगा। यहीं से एक स्टैटिक फैक्ट और याद रखिएगा दोस्तों, मैं जितने भी स्टैटिक फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूँ ये सब यूपी PCS के लिए अति संभावित हैं, कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ये देखिए जो ये पोर्शन है, ये इस पोर्शन को कहा जाता है व्हाइट सागर, है ना, इसे कहा जाता है व्हाइट सागर। ये व्हाइट सागर रूस में अवस्थित है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो ये आप देख रहे हैं ये सारा रूस है। तो व्हाइट सागर रूस में अवस्थित है। और यहीं पर ये जो आप झील देख रहे हैं इसे लेक ओनेगा कहते हैं, ONEGA, ओनेगा। और ये जो झील है इसे लेक लडोगा कहते हैं, लेक लडोगा। तो ये दो झीलें हैं रूस की, इन झीलों का नाम याद रखिएगा। और इन्हीं झीलों को मिलाते हुए एक नहर बनाई गई है जो व्हाइट सागर से होते हुए फिनलैंड की खाड़ी तक आ जाती है। इस नहर को कहा जाता है व्हाइट नहर, ठीक, व्हाइट नहर या व्हाइट कैनाल। तो आप ये याद रखिएगा कि व्हाइट कैनाल किन किन जल राशियों को जोड़ता है, किन किन सागरों को जोड़ता है। तो एक ये व्हाइट सागर और ये यहाँ पे फिनलैंड। फिनलैंड जो है ये बाल्टिक सागर का हिस्सा है। तो व्हाइट सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कौन सी नहर? व्हाइट नहर, ये आप ध्यान रखिएगा। हमारा अगला टॉपिक है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। यहाँ से आपको याद रखना है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये नागपुर में हुआ है। नागपुर में एक विश्वविद्यालय है, तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। इसी विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। यहाँ से थीम आपको याद रखना है कि थीम क्या थी, तो थीम इसकी थी महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ये थीम आपको जरूर याद रखनी है। इसके साथ ही साथ अध्यक्ष कौन थे 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप विजय लक्ष्मी सक्सेना का नाम याद रखना है, क्योंकि ये इसका जो विषय है ये महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, इसीलिए इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो भी एक महिला के द्वारा की गई थी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य अतिथि इजराइल के क्रिस्टल वैज्ञानिक अदा योनाथ का नाम आपको याद रखना है, ये इसके मुख्य अतिथि थे। तो ये 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखनी है, इसकी थीम, इसकी अध्यक्षता और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, उसके साथ साथ इसका आयोजन कहाँ हुआ है, कौन से नंबर की है, तो 108वीं नंबर की है। ये फैक्ट एंड फिगर आपको यहाँ से याद रखना है। इसके साथ ही साथ यहीं से ही कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर हैं जो आपको याद रखना है, वो ये कि इस बार जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन हुआ है, पहली बार हुआ है इसका आयोजन। इसी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछा जाएगा कि जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आयोजन कहाँ हुआ है, नागपुर के तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में, क्योंकि इसका आयोजन इसी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जनजातीय विज्ञान कांग्रेस। इसके साथ ही साथ किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी हुआ है, और किसान विज्ञान कांग्रेस के मुख्य अतिथि का नाम याद रखना है आपको, पद्मश्री से सम्मानित राहीबाई सोमा पोपेरे का नाम आपको याद रखना है। ये किसान विज्ञान कांग्रेस की इस बार की अध्यक्ष थी, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें बीज माता के नाम से जाना जाता है, राहीबाई सोमा पोपेरे को। तो बेसिकली यहाँ से एक ट्रिक समझ लीजिए, अगर आपसे कुछ भी पूछे और जिसमें कांग्रेस लिखा हो, किसकी
मेज़बानी किस शहर के द्वारा की गई है, तो सीधे आप नागपुर लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे किए गए हैं। जैसे विज्ञान संचारक सम्मेलन का आयोजन भी हुआ है, बाल विज्ञान कांग्रेस का भी सम्मेलन यहीं पे हुआ है, महिला विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन यहाँ पे हुआ है। तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ये सब भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनजातीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन है, क्योंकि ये पहली बार इसका आयोजन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी सम्मेलन में कांग्रेस लगा हो और आपसे पूछे कि इसका आयोजन किस शहर में हुआ है, तो नागपुर लगा दीजिएगा। अगर ना आए तब, क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तब। तो ये 108वीं विज्ञान कांग्रेस से संबंधित बात हो गई। अब बात कर लेते हैं भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना के बारे में। यहाँ से आपको केवल इतना याद रखना है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इसकी शुरुआत गुजरात के सूरत से हुई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना के तहत PNG में 5% हाइड्रोजन का मिश्रण किया जाएगा। PNG का फुल फॉर्म है पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस में 5% का मिक्सचर हाइड्रोजन का किया जाएगा। और इस तरह की पहली परियोजना की शुरुआत गुजरात के सूरत से हुई है। केवल ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस परियोजना के शुरू होने के साथ ही अब भारत विश्व के कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ देश हैं। उसके बाद अब भारत। तो ये कुछ देश है जहाँ पर इस तरह की परियोजना चलाई जा रही है कि पाइप्ड नेचुरल गैस में हाइड्रोजन का मिलावट किया जाए। ये PNG में हाइड्रोजन का मिलावट करने के बाद PNG का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। हीट में कोई कमी नहीं आती है, हीट वैसे के वैसा ही रहता है, लेकिन इससे पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए हाइड्रोजन को मिलाया जा रहा है PNG में। ये फैक्ट एंड फिगर हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। यहीं पर ध्यान रखिएगा कि 2047 तक भारत ने अपने आप को ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य रखा है। ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य रखा है। और 2070 की अगर बात करें तो 2070 तक भारत ने नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। तो ये दो लक्ष्य हैं भारत के पर्यावरण के क्षेत्र से, ये आपको याद रखना है। बात यहाँ पर गुजरात के सूरत की हुई है कि यहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत की गई है। तो गुजरात के बारे में भी कुछ स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि गुजरात के एकदम उत्तर पश्चिम में ये वाला जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक। और इसी के नाम पर ये जो आप देख रहे हैं प्रायद्वीप, इस प्रायद्वीप को कच्छ का प्रायद्वीप कहा जाता है और इस प्रायद्वीप को कठियावाड़ का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसी कठियावाड़ के प्रायद्वीप पर ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी पहाड़ी है और इसी पहाड़ियों से बहुत सारी नदियाँ इस तरह से चारों ओर निकल रही हैं। इसीलिए इस प्रारूप को, जब नदियाँ किसी पहाड़ी से चारों तरफ एक चक्र की तरह निकलती हैं, जैसे साइकिल की तीरियाँ होती हैं बीच से चारों ओर निकलती हैं, उसी तरह से जब किसी पहाड़ी से नदियाँ निकलती हैं तो नदियों के इस प्रारूप को रेडियल प्रारूप कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, रेडियल पैटर्न, आरीय पैटर्न, हिंदी में इसे कहते हैं आरीय। तो आप ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत में आरीय नदी पैटर्न का उदाहरण क्या है, तो ये आपका जो पठार है, पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं पहाड़ियों में गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अवस्थित है। ये ध्यान रखिएगा, ये गुरु शिखर है, यहीं पर अवस्थित है। और गुजरात की नदियों का अगर क्रम देखें तो आप एक कोड याद रख लीजिए, समानता। समानता ये नदियों की क्रम है। सबसे उत्तर में साबरमती नदी है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद माही नदी है, तो ये माही नदी है। उसके बाद नर्मदा नदी है और एकदम लास्ट में, एकदम दक्षिण में तापी नदी है। तो गुजरात की ये 4 नदियों को याद रखने के लिए आप समानता कोड याद रखिए। सा से साबरमती, माँ से आपका माही नदी, ना से नर्मदा और ता से तापी नदी। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे गुजरात के बारे में। इसके साथ ही साथ आप एक फैक्ट और ध्यान रखिए, गिरनार पर्वत, जो कि अभी हमने बात किया, ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये गिरनार पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहीं पर गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अवस्थित है। तो इसी गिरनार पर्वत पर जो पूरा का पूरा पर्वत है, ये जैन मंदिर बहुत सारे अवस्थित हैं। इन जैन मंदिरों में सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है नेमिनाथ का मंदिर, ये आप ध्यान रखिएगा। गुजरात के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलवादार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान और मेरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो गुजरात में अवस्थित हैं। तो दोस्तों, ये रहे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर। और ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक हमने आज डिस्कस किए, ये सब के सब तकनीक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित थे। आगे भी जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।